नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है। साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सबसे पहले तो हमको ये बताइए विजय त्रिवेदी जी कि ये अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस, ये लड़ाई इस वक्त आपको कहां पहुंचती नजर आ रही है? 14 अगस्त को सत्र बुलाया जा रहा है विधानसभा का। कलराज मिश्र फाइनली मान गए हैं और अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेके जयपुर से जैसलमेर चले गए हैं। आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार फिलहाल सुरक्षित है या कुछ ट्विस्ट है जो आना बाकी है? खतरा बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जो अभी 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो अशोक गहलोत कम से कम उस वक्त तो अपना जो बहुमत है वो साबित कर ही देंगे। उन्हें कुछ, मुझे जो जानकारी मिली जयपुर में भी कि 4-5 विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत वो आश्वस्त नहीं थे और लग रहा था कि कुछ और हो सकता है, क्योंकि जयपुर से मूवमेंट और कॉन्टेक्ट जो है थोड़ा आसान था, तो जैसलमेर पहुंचना सेफ है और जब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र हो तो उसके बाद कम से कम कर लिया जाए। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि जब विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात होगी तो वो इस बार तो बहुमत साबित कर ही देंगे। लेकिन ये गाड़ी कितनी लंबी चलेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें टूटने की बात अब भी लगातार बनी हुई है और ये किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा एक एक्सरसाइज चल रही है उस सरकार को कमजोर करने की। एक सवाल है जो जिसका जवाब मैं राजदीप जी से और आपसे दोनों से चाहता हूं। एक चतुर राजनेता वो होता है जो रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छे से करता है, डोर कितनी खींचनी है और कब ढीली छोड़नी है। आप लोगों को नहीं लगता कि अशोक गहलोत या मध्य प्रदेश के मामले में कहें तो कमलनाथ इस रिस्क असेसमेंट में गड़बड़ कर गए? यदि वो थोड़ी थोड़ी रियायतें अपने इस पॉलिटिकल अपोनेंट को देते रहते, थोड़े अधिकार दिए रहते, मतलब कभी जिसको बोलते हैं कभी पुचकारना और कभी आंखें दिखाना, वो वाली बात बनी रहती तो आज इतना बड़ा खतरा नहीं होता। आपने बीजेपी को ओपनिंग दी ना। देखिए, दूसरा जो राजनीतिक दल है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, उनका तो काम ही है सत्ता में आना। ये इनके इन प्रकार है। वो बातें अब दूर हो गई कि वाजपेयी जी कभी लोकसभा में कहा करते थे कि मैं सुई की नोक से भी इस तरह की सत्ता को नहीं छूंगा। अब वो बातें भाषणों में है। तो जब इन दोनों लोगों को ये पता था कि बीजेपी घात लगाए बैठी है, मौके के इंतजार में बैठी है, तो गहलोत जिनको इतना बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता है, या कमलनाथ जो इतने दशक से सर्वाइव कर रहे थे, एस्टेब्लिश हो रहे थे, ये इनकी विफलता नहीं है कि ये अपने जो यंग प्रतिद्वंदी थे, जब आपका विधायक दल का चुनाव हुआ तभी आपको दिख रहा था उनका रवैया क्या है आला कमान के सामने। तो आपको ऐसे रखना चाहिए था कि कब ढील देनी है और कब खींचना है। राजदीप जी, कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं सही है। मुझे लगता है दोनों, कमलनाथ और मैं उनके साथ दिग्विजय सिंह जी को भी जोड़ूंगा मध्य प्रदेश में, और अशोक गहलोत राजस्थान में, कहीं ना कहीं उन्होंने सिंधिया जी को और पायलट जी को अंडर एस्टिमेट किया। अरे बच्चे हैं, क्या कर पाएंगे, ज्यादा चीखेंगे, थोड़ा राहुल गांधी के पास जाएंगे, सोनिया जी से मिलेंगे, लेकिन सरकार नहीं गिरा पाएंगे। तो ये मैं मानता हूं आपकी कि कहीं ना कहीं उनकी, खास करके कमलनाथ दिग्विजय की अंडर एस्टिमेशन थी। गहलोत ने प्रिपेयर अपने आप को किया। मुझे लगता है उन्होंने तैयारी थोड़ी पहले से कर दी, इसीलिए शायद जैसे विजय जी कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार शायद बच सकती है। हालांकि अभी भी मामला बहुत करीबी है, लेकिन उन्होंने तैयारी की, क्योंकि उनमें और पायलट के बीच ये जो चल रहा है ये केवल 2-3 महीनों से नहीं, 18-24 महीनों से चल रहा है। सिंधिया जी और कमलनाथ और दिग्विजय के बीच कम से कम रिलेशनशिप तो थी, यहाँ तो बिल्कुल ब्रेकडाउन था। तो कौन पहले कौन अपना तीर चलाएगा या कौन अपना पहला कदम उठाएगा, इस पर था। गहलोत जी ने, मुझे लगता है, तय किया कि पहला कदम मुझे उठाना है, इसीलिए वो एसओजी का जो नोटिस चली गई वगैरह, एक तरह से उन्होंने तय किया था कि मुझे अब सचिन पायलट के बगैर सरकार चलानी। और गहलोत खेमे का तो ये कहना है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सचिन पायलट ने पहला कदम उठाने की तैयारी कर ली थी, ये तो हमारा काउंटर मेजर था। नहीं, ये तो राजस्थान में, और विजय जी शायद ज्यादा जानेंगे कि
फरवरी मार्च से चल रहा है कि सचिन पायलट तैयारी कर रहे हैं, फिर कोरोना आया और कोरोना की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया। तो गहलोत जी तैयार थे, राज्यसभा के चुनाव के टाइम पर भी मार्च से मुझे लगता है वो बिल्कुल तैयार थे कि एक ना एक दिन सचिन पायलट बनाम गहलोत ये जो लड़ाई है ये आर या पार हो जाए। तो आप कह सकते हैं रिस्क लिया है, लेकिन कम से कम थोड़ी तैयारी करके रिस्क लिया है। हालांकि मुझे भी लगता है वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर गए सचिन पायलट को। कहूंगा कि ये लड़ाई है वो 2018 के सरकार बनने के बाद शुरू नहीं हुई। ये लड़ाई हुई थी 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट में वो झगड़ा चुनावों से पहले शुरू हुआ। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, टिकटों का बंटवारा वो करना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत सीनियर लीडर के तौर पे अपनी चलाई उन्होंने, और ज्यादातर लोगों को उन्होंने अपने टिकट दिलवा लिया। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया अशोक गहलोत के, उन्हें उन्होंने निर्दलीय खड़ा किया और बीएसपी के टिकट पे भी लड़े। वही लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आए। तो अशोक गहलोत ने तैयारी तो पहले कर ली थी। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, और फिर सचिन पायलट के बहुत सारे लोग हार गए। तो अशोक गहलोत को ये मौका मिला हाईकमान के सामने कहने का कि उनके तो खुद के लोग नहीं जीते और हमने पूरे लोग खड़े किए, विश्वास है कि हमारी सरकार चलेगी। तो वहां पर ये लड़ाई शुरू हुई। कोरोना का जहां राजदीप ने जिक्र किया, तो आपको ध्यान होगा कि आज तक जैसे चैनल पर बार बार जब कोरोना के अरेंजमेंट्स की बात हुई तो सचिन पायलट बार बार टीवी पर दिखाई दिए, और वो हमेशा प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे कि केंद्र सरकार बेहतर काम कर रही है और उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। जबकि अशोक गहलोत अपना काम वहां पर लगातार कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद राजस्थान सरकार की तारीफ कर रहे थे। अशोक गहलोत को लग रहा था कि वो अपनी पूरी तैयारी करें। राज्यसभा चुनावों में जो हुआ 125 मिल गई उनको वोट, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और एसओजी के थ्रू उन्होंने कहा कि अब ये आर पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट किसी ना किसी दिन करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं इसमें और जोड़ दूं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के सबसे नए राजनीतिक दुश्मन है। उससे पुराने जो सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन है वो रहे उनके मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। तो ये झगड़ा तो पहले सीपी जोशी वर्सेस अशोक गहलोत चलता था। 2008 के चुनाव में अशोक गहलोत साहब पर आरोप लगा कि उन्होंने हर तरह से कोशिश की सीपी जोशी को हराने की, और वो एक वोट से हार ही गए। नहीं तो 2008 में सीपी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए थे। तो ये नए विजय जी, लेकिन विजय जी मसला ये है कि तब सीपी जोशी नाराज हुए तो उनको आपने केंद्र में एब्जॉर्ब कर लिया। पॉलिटिक्स में ये होता है ना कि आपको गुस्से को लेवल तक बढ़ने देना है, कहाँ पे आपको कोऑप्ट करना है। मेरा सवाल आप दोनों लोगों से ये है कि गवर्नर का जो रोल है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकारें आती हैं वो अपनी मर्जी से गवर्नर भेजते हैं। शीला दीक्षित यहाँ हारी, उनको केरल भेज दिया गया। उससे पहले रोमेश भंडारी, वफादार ब्यूरोक्रेट्स को भेजा जाता है। वही काम बीजेपी कर रही है। लेकिन एक जो संविधान के पहरेदार की अवधारणा है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, कि नीति सम्मत ढंग से काम करेगा, उस अवधारणा को बड़ी चोट पहुंचती है। आप लोग क्या कहेंगे इस पे? सर, ये सवाल पिछले 30-40 सालों से चल रहा है, ये कोई नया सवाल नहीं है। यही तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि इसी वजह से भाजपा और कांग्रेस में कभी कभी गवर्नेंस को लेकर कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस भी इसी तरह से दुरुपयोग करती थी राजभवन का, अब भाजपा करती है। कलराज मिश्रा वही व्यक्ति है जो 1998 में जब कल्याण सिंह की सरकार रोमेश भंडारी ने गिराई थी, धरना पे थे, मैंने वो कवर किया था। तब बिल्कुल तैयार थे अपने धोती में, तैयार कुर्ता धोती में आगे आने के लिए। कल उनसे बात हुई कलराज जी से, मैंने उनको ध्यान भी दिलाया। वो कह नहीं, वो आप मुझे रोमेश भंडारी से मत जोड़िए, मैं तो बिल्कुल संविधान की तरह से चल रहा हूं। तो मैंने कहा सर, लेकिन फिर आपने क्यों नहीं, जब अशोक गहलोत ने आपको चिट्ठियां लिखी तो आपने जवाब क्यों नहीं, किस तरह आपने नकारा क्यों कि असेंबली सेशन नहीं हो सकता? उन्होंने कहा, उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी कि क्या करना चाहते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट एजेंडा नहीं भेजा, अगर एजेंडा भेजते तो मैं देख लेता। इसीलिए, और कोविड का जमाना है, बड़े सावधानी से चलना पड़ता है। देखिए, बहुत विजय जी के बहुत पुराने मित्र है कलराज मिश्रा जी, यूपी से आते हैं, आपके राज्य से आते हैं, आप लोग राजनीति के बड़े माहिर हैं सब। इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें पॉलिटिकल लीडर या नॉन पॉलिटिकल लीडर का फर्क नहीं है। रोमेश भंडारी तो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे ना, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट थे, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी वैसे ही बिहेव करते हैं। एक्चुअली राजभवन पहुंचना ही एक अवार्ड है, तो वो अवार्ड का कुछ तो हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा ना।
फिर वो कलराज मिश्र हो, फिर वो मृदुला सिन्हा हो, फिर वो भगत सिंह कोश्यारी हो, या नजमा हेपतुल्ला हो, या रोमेश भंडारी हो, या मोतीलाल वोरा हो, या बूटा सिंह रहे बिहार में, बूटा सिंह के कदम को असंवैधानिक करार दिया गया था। अरे रामलाल भंडारी आंध्र प्रदेश में। आप तो मेरी पैदाइश के साल पहुंच गए राजदीप जी। नहीं, मैंने तो नया आइडिया दिया है। मैं तो कहता हूँ ये जो राजभवन है इनको आप अब खत्म कर दीजिए, वहां कोविड केयर सेंटर शुरू करिए। क्या जरूरत है इस देश में राज्यपाल की, बताइए आप। और उनका इस्तेमाल जो है केंद्र सरकारें करती हैं, उसमें व्यक्ति का महत्वपूर्ण, बल्कि मैं समझता हूँ राजनेताओं के रहने से ये फायदा हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स को, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। राजदीप कलराज जी का 98 का जिक्र कर रहे हैं, मैं 95 का बताता हूँ, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती जी पर हमला हुआ था और लालजी टंडन उसके हीरो बने थे। 2 जून 1995 को कलराज जी जो है रात को मोतीलाल वोरा गवर्नर होते थे तो राजभवन में धरना देकर बैठ गए थे। ये 2 जून 1995 की बात है। लेकिन ये जो चलता रहता है, और अटल बिहारी वाजपेयी जब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं राजदीप, उसमें कल्याण सिंह के लिए राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना देकर बैठ गए थे। जी धरना देना भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। चलिए, ये तो गवर्नर की बात हो गई। मैं, आप लोग हमेशा मुझे सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं, आज मैं भी आप लोगों को एक खबर देता हूँ। अरे वाह, हाईली प्लेस्ड सूत्रों के हवाले से। राजदीप जी तैयार है? हाँ बिल्कुल। मेरी एक बड़े नेता से बात हुई, मतलब काफी बड़े नेता से। अच्छा। तो गणित ये थी उनके हिसाब से कि 30 विधायक सचिन पायलट लेकर आएंगे, 10-12 विधायकों को अलग से बीजेपी मैनेज करेगी, और उसके बाद टॉपलिंग का ये खेल होगा। और सचिन जब आला कमान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं इस सब के पहले, तो वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि मैं सीएम बनाया जाऊंगा। तो उनसे ये पूछा जाता है कि भाई आपको किसने प्रॉमिस किया था, नेम इट। क्योंकि ये बात बार बार आ रही थी कि साहब वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई जी। कोई कह रहा है 3 साल का फौज था, कोई कह रहा है 1.5 साल का था, कोई कह रहा है 2 साल का था। और फायर फाइटिंग का मोड कांग्रेस आला कमान ने बहुत देर में ऑन किया, क्योंकि अभी कोई ऐसी मैकेनिज्म बची ही नहीं है जहां पर राज्य के जो असंतुष्ट गुट हैं वो जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, उनको सुना जाए, हस्तक्षेप किया जाए। ये ऐसी मैकेनिज्म पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। रीजनल छत्रप हैं, भूपेश बघेल अपनी तरह से छत्तीसगढ़ चला रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह चला रहे हैं, कोई सिद्धू कोई कुछ, वहां टीएस सिंहदेव नाराज चल रहे हैं, वहां सिद्धू नाराज होके चले गए। आप नाराज हो, रहो, जाओ, लेकिन सुनवाई नहीं है ऊपर। बिल्कुल। और यही पॉइंट जो आपने शुरुआत की ना, आपने पूछा कि गेहलोत ने रिस्क क्यों लिया। गेहलोत ने एक तरह से रिस्क लिया है क्योंकि वो जान के, देखिए अब राहुल गांधी एक तरह से सक्रिय नहीं है, वो अध्यक्ष भी नहीं है, उनका गुट एक तरह से जो है कमजोर हो गया है, ऐसा लगता है। उन्होंने एक केसी वेणुगोपाल को अकोमोडेट कर दिया राज्यसभा के चुनाव जब राजस्थान से हुए, लेकिन ज्यादातर एक माहौल बन गया है कि राहुल गांधी गुट जो है वो कमजोर हो गया, और पुराने नेता जो सोनिया गांधी के करीबी माने जाते थे वो ज्यादा सक्रिय है। अशोक गहलोत एक ऐसे व्यक्ति है जिनके सबके साथ बनती है, वो राहुल के साथ भी थे, तो उन्होंने लगा ये मौका है मुझे, एक वैक्यूम है जिससे आपने कहा जैसे कोई नेता ही नहीं है जो कंट्रोल कर सके, चलो ये मौके पर चौका लगाते हैं, और एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा कि सचिन पायलट को जाना ही है, दोनों राजस्थान में नहीं रह सकते। लेकिन जी क्या जोड़ेंगे में रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे के बेचारे तीनों जूनियर लोग हैं अशोक गहलोत से, तो अशोक गहलोत को वो क्या एडवाइस दे सकते हैं या क्या आदेश दे सकते हैं, और किस तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट ये तीनों लोग कर सकते हैं। अजय माकन पूछा गया था सचिन पायलट के हिसाब से कि थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ये तीनों लोग अशोक गहलोत के आगे कुछ बोल ही नहीं सकते, तो वो तीनों लोग केवल आराम कर रहे हैं वहां पर होटल में या जो भी जगह। अभी आप लोग ये सब कह रहे हैं, मुझे आज की अखबारी रफ्तें याद आ गई जिसमें कांग्रेस की राज्यसभा के सांसदों की चर्चा हो रही है, जिसमें कपिल सिब्बल और राजीव सातव की भिड़ंत हो गई कि इंट्रोस्पेक्शन करिए। तो उन्होंने कहा, और ठीक कहा, कि इंट्रोस्पेक्शन पहले आप लोग करिए। आप लोगों ने यूपीए 2 में जो किया उससे हम आगे 50 के नीचे 44 पे। नहीं, ना केवल कपिल सिब्बल और राजीव सातव जो महाराष्ट्र से आते हैं, युवा नेता है, राहुल गांधी के करीबी, उनके बीच नहीं हुई झड़प। ये चिदम्बरम जी और दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, क्योंकि चिदम्बरम ने कहा कि संगठन कमजोर हो गया है, तो तुरंत उनको जवाब मिला आपने क्या किया। देखिए कांग्रेस जो है ना, एक बगैर लीडरलेस इस समय है, वो एक कोई नाव पर जा रहा है लेकिन, या बोट पर जा रहा है लेकिन कोई कप्तान नहीं है।
अब यही तो ऐसी पार्टी आप बोल रहे हैं, मुझे 2014 का वो एड कैंपेन नरेंद्र मोदी का याद आ रहा है कि एक कप्तान टॉस के लिए तैयार, वो जो आईपीएल में आता था एड बीजेपी का, और दूसरी तरफ तो कोई कप्तान ही नहीं है, और 6 साल बाद भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और राहुल गांधी की जो राहुल गांधी की प्रॉब्लम है कि वो, हमने पहले भी कहा है, वो एक तरह से पार्टी के नंबर 1 नेता अभी भी है, लेकिन कोई पद नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यही तो जो है, आपको अगर पार्टी चलानी है तो पूरी तरह से 24 घंटे आपको कप्तान रहना पड़ेगा। देखिए, आपको विराट कोहली की तरह मैं कप्तान तो ये कह रहे हैं कि हम बाहर से रह के अपना गाइडेंस देने को तैयार है, नॉन प्लेइंग कैप्टन। सुन तो लीजिए, एक जमाने में एक अध्यक्ष चुन ले, बाकी चुन ही नहीं पाए, उन्होंने अध्यक्षी छोड़ी तो सोनिया गांधी को कार्यवाहक बना दिया सबने। अरे मेरे दोस्त सौरभ, एक जमाने में डेविस कप टेनिस हुआ करता था, उसमें नॉन प्लेइंग कैप्टन हुआ करता था। नॉन प्लेइंग कैप्टन वो अपने जमाने में, अब प्लेइंग कैप्टन चाहिए, आपको खेलना पड़ेगा। आपको गेलोट और पायलट को एक रूम में बिठाकर उनको ये मामला आप आराम से सुलझा सकते थे, कम से कम 1 साल तक तो टाल सकते थे। राजदीप जी, आप मानेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राजदीप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि नॉन प्लेइंग कैप्टन और अध्यक्ष पद पर कौन है कौन नहीं है। पार्टी हो या संस्थान हो, राजदीप को बहुत अनुभव है कि पद पर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता कौन किसके ये सबसे ताकतवर है संस्थान में या पार्टी में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपने जो सौरभ जिक्र किया 30 MLAs का सचिन पायलट के साथ और 12-15, ये एक्सरसाइज बहुत लंबे समय से चल रही है और इसको बार बार इसलिए फ्लोट किया जाता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉर के तौर पर भी काम में आ सके, ताकि जो अशोक गहलोत गुट से कुछ लोगों को निकाला जा सकता हो, संभावना है सचिन पायलट और वो लोग सरकार बना सके, उसको तोड़ने के काम में आता। अगर ये ऐसा होता तो ये सरकार इतने दिन नहीं चलती। और दूसरा, कलराज जी साहब को राजभवन में से 4-4 लेटर्स का इंतजार नहीं करना पड़ता विधानसभा सत्र बुलाने के लिए। आमतौर पर होता है कि राजभवन तुरंत कहता है मुख्यमंत्री को कि आप अपना विश्वास मत हासिल करें। अशोक गहलोत के लिए एक पॉजिटिव बात इस पॉलिटिकल हिस्ट्री से यह है कि भंवरलाल शर्मा जो इस पूरे गेम के मेन कैरेक्टर है, उन्होंने कई बार सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे हैं। अशोक गहलोत को लगता है शायद इस बार भी यही चले। और ये भरतपुर के जो MLA हैं, उनका भी नाम चल रहा है, विश्वेंद्र सिंह, कि वो भी पूरी तरह से, वो एक तरह से पीछे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि सचिन पायलट बीजेपी से चुनाव लड़े हैं, बीजेपी के लीडर ही रहे हैं विश्वेंद्र सिंह। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट अभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस उनका, मैं हालांकि अब ये माइनॉरिटी ओपिनियन बन गया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनका था कि मैं ये कांग्रेस में बैठकर ही लड़ाई लड़ूं और मैं कांग्रेस में ही ये लड़ाई जीतूं। हाईकमांड मुझे एक तरफ कहे कि हाँ 2 साल बाद या अगले साल आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है उनको भी उम्मीद नहीं थी कि हाईकमांड भी अपने हाथ खड़े करेगा, कहेगा सॉरी सचिन कि हम आपके साथ नहीं है। जहां सौरभ ने बात शुरू की थी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो अशोक गहलोत के लिए मुझे वाजपेयी जी का 2001 का दिसंबर का किस्सा याद आता है कि जब अडवाणी जी और वाजपेयी जी में बहुत तनातनी हो गई थी और खबरें ज्यादा चल रही थी, तो लग रहा था कि बहुत क्राइसिस हो जाएगा, संघ भी उसमें लगातार लगा हुआ था। तो वाजपेयी जी ने एक दिन फोन किया कमला जी को, और उस समय अडवाणी जी अपने पंडारा पार्क के घर से निकल रहे थे, तो कमला जी दौड़ती हुई आई कि वाजपेयी जी का फोन आया है, और उन्होंने कहा कि कल वो लंच पर आ रहे हैं हमारे यहाँ। और अडवाणी जी मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गए, और अगले दिन वाजपेयी जी घर पर लंच पर पहुंचे कमला जी के, और बातचीत की परिवार की, और ये सारी बात की, और वो सारा क्राइसिस जो है ना डिसॉल्व हो गया। ये वो अलग तरह के यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप पहुंच जाइए सचिन पायलट के घर, एक पब्लिक मैसेजिंग भी दे। और देखिए, इसका एक और हित भी होता है, इसका हित ये भी होता है कि भले ही इसके बावजूद क्राइसिस ना टले, लेकिन मैसेज ये आता है कि साहब हमने बड़प्पन दिखाया था। सर लेकिन जमाना से भी सीख सकते हैं। उद्धव ठाकरे जिस तरह से अभी बैलेंस करे हुए हैं सब लोगों को, अपने सहयोगी दलों को, कांग्रेस को और एनसीपी जैसे, शरद पवार जो राजदीप के बहुत करीबी मित्र हैं, हमारे कौन करीबी मित्र नहीं है बॉस, ये सब पुराने खिलाड़ी हैं, वो तो ग्रैंड मास्टर है। राजदीप जी आप भी अब पुराने खिलाड़ी हो गए हैं। अरे नहीं यार,